जय हिंद बच्चों, स्वागत है बच्चों हमारी यूट्यूब चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्लास 12th की केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है और उसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उस फर्स्ट वीडियो में मैंने जो चैप्टर आपका बिलियन है, उस बिलियन चैप्टर से मैंने जो भी पाठनिहित प्रश्न थे उन पाठनिहित प्रश्नों की 5 क्वेश्चन की सीरीज बना के डाल दी है। तो प्रश्न 5 हो चुके हैं, उससे आगे के प्रश्नों को हम यहाँ वीडियो नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर कहता है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.95 स्मॉल m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, H2S दिया है, यानी कि ये आपका पाठ निहित प्रश्न है और ये पाठ निहित जो प्रश्न है वो आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, पाठ निहित 2.6 प्रश्न है। इन्होंने बोला कि इसके अंदर H2S गैस है, तो एक तो हमारे पास है H2S, ठीक है, और H2 गैस जो है वो सड़े हुए अंड जैसी विषैली एक गंध वाली गैस होती है और इसका उपयोग किया जाता है गुणात्मक विश्लेषण में। कह रहे हैं यदि H2S की जल मतलब H2S की जल में STP पर विलेयता, अब इसने क्या बोला, H2S गैस की जल में, तो जल नाम जैसे आया तो मुझे पता चला कि इसमें H2O भी है ना, जल भी है, क्योंकि जल का फार्मूला H2O होता है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये H2S गैस है, कम मात्रा में है, यानी कि ये B, यानी कि इसको हम विलय मानेंगे और विलय को B से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जल है और जल को हम क्या मानेंगे, A, और ये को हम कहते हैं विलायक। ठीक है, विलायक के रूप में इसको हम यहाँ पे लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखना क्या है कि मेरे पास H2S है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि STP पर विलेयता इन्होंने दे रखी है और वो विलेयता किसकी है, हमारी H2S गैस की है। ठीक है, किसकी है, H2S गैस की है। तो मैं यहाँ पे विलेयता का मतलब ये मोल, देखिए मोल की संख्या यानी कि NB, ठीक, क्या लिखोगे, NB, और NB बराबर इन्होंने जो दे रखा है वो 0.95 दे रखा है, 0.195। ठीक है, कितना है, 195, जो दिया वो लिख लिया। ओके, अब हम चलते हैं H2O की तरफ। तो H2O के अगर हम मोललता में बात करें तो प्रति केजी, है ना, तो यहाँ पर W लेंगे, नाम इसका क्या लेंगे, द्रव्यमान, यानी H2O का द्रव्यमान क्या होता है, W। तो W, अब ये देखो विलायक है तो इसके लिए साथ में A लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 kg। ठीक है, यदि मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ओके, इसलिए यहाँ पे इतना हो गया 1000 ग्राम, यानी 1 kg में 1000 क्या होता है, ग्राम होता है, तो इसलिए kg से इसको कन्वर्ट कर दिया 1000, यानी 1000 ग्राम में। चलिए, दूसरी चीज, जैसे ये W मिल गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है, W से देखिए, जब हमारे पास ये W था तो इतना हमारे पास ये सब कुछ हुआ, इतना ये दे दिया, इतना ये दे दिया। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका अणुभार। ठीक है, अणुभार का मतलब Ma, और Ma मास ऑफ जो दे रखा है इसने जल, तो उस जल का मतलब अणुभार कितना हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 भार, परमाणु की संख्या 2, तो 1 गुणा 2, प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का कितना, 16 है, तो 2 एकम 2 और प्लस 16 बराबर कितना हुआ, 18। ठीक है, तो इसका अणुभार 18 आया। फिर यहां से आप क्या निकालोगे, Na। देखिए इधर N भी दिया था, Na इधर निकाल लेंगे। ठीक है, तो Na कैसे निकलता है, यानी कि Na निकलता है भार बटे अणुभार से। तो भार क्या है हमारा, WA सूत्र लगाओगे और अणुभार का मतलब Ma हो गया। ठीक है, चलिए यहां से दोनों नोट करते हैं, 1000 ऊपर है, लिख दिया 1000, यानी WA की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1000, यहाँ पे 1000 आ गया। फिर नीचे क्या आएगा, Ma, और Ma की वैल्यू देखिए क्या है, 1 और 8, यानी कि 18 है। ठीक है,
कितनी है यहाँ पे 18 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ 18 नोट कर दिया। अगर आप इससे भाग लगाते हो तो देखिए 18 पंजे 90, कितना बचा 9, फिर से 90, 18 पंजे 90, 10 बचा ना, 10 बचा 100 हो गया, 18 पंजे 90, फिर 10 बचा, फिर एक जीरो आएगा 100 हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, यानी कि एन ए की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो आएगी 55.5। ओके ठीक है ना। देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है ना। हेनरी स्थिरांक का मतलब हो गया कि के एच निकालना है आपको, क्या निकालना है के एच, ठीक है। हेनरी स्थिरांक का मतलब क्या था, के एच बराबर निकालना है। अब के एच बराबर फार्मूला क्या होगा उस पे पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए के हेनरी स्थिरांक आपको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है पीबी और बटे चाई बी, ठीक है। क्या होगा पीबी अपॉन चाई बी। अब चाई बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए चाई बी अगर आप ये मैं समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको ये आगे की प्रोसेस पता हो जाए, फिर आप ये सोचेंगे माइंड में कि सर ये सब क्यों निकाल रहे हैं, है ना। तो देखिए ये सब निकालना जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो यानी कि चाई बी निकलने के मतलब चाई बी निकालोगे आप, तो चाई बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखिए इसके लिए चाहिए मुझे एन बी, ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए एन टी, यानी कि चाई बी बराबर क्या होता है, ये जो एन बी अपॉन एन टी, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि एन बी क्या है, तो विलय के जो मोलों की संख्या है वो और विलयन जो भी रहेगा उसके मोलों की संख्या नीचे, ठीक है। तो कुल विलयन के मोलों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है, और विलयन के मोलों की संख्या कैसे निकलती है उसके लिए मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। देखिए यहां से आप एन टी निकालेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, यानी कि विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक हुए मोलों की संख्या बराबर होती है विलयन के मोलों की संख्या के। तो एन टी बराबर यहां से आप मान लगाएंगे 0 पॉइंट, इधर से लगा दीजिए एन ए ना, तो 55.55 प्लस 0.95, ठीक है। जब आप इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, जब आप क्या करेंगे इसको ऐड करोगे यानी कि दोनों को जोड़ दोगे, तो दोनों को जोड़ने से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू आएगी, एन टी की वैल्यू आएगी। चलो इसको जोड़े, 5 5 10, 9 5 14 और 1 15 का 5, 5 और 1 6 और ये 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। एक बार इसको चेक करते हैं, 5 5 10, 9 5 14 1 15, 5 और 1 6, 5 का 5, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो रही है, 195 है ना, कितने 195। अब जोड़ते हैं, 5 5 10 हुआ, 9 5 14 1 15 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 5750 बार है। लेकिन 5750 नहीं, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, तो 2 के बाद पॉइंट है, इधर हमारा 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो इधर एक संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, तो ये गलत हो गया, 5 9 और 5 14 का 4, 5 और 1 6 और 1 हासिल का हो गया 7, और 0 में 5 जोड़ देंगे तो 5, तो हमारे पास जो जोड़ होके आएगा वो कितना आएगा 55.745, ठीक है। ये एन टी की हमारी क्या होगी वैल्यू हो गई। चलिए अब जैसे ये मिल गई तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा चाई बी, और चाई बी कैसे निकलेगा देखिएगा, चाई बी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया एन बी अपॉन एन टी, ठीक है। अब एन बी की वैल्यू देखिए जरा 0.195, ठीक है, लगा दें 0.195, इसकी वैल्यू लगा दी। जब ये वैल्यू लग गई, अब इसके नीचे देखिएगा एन टी लिखा हुआ है, तो एन टी की वैल्यू यू की अभी निकाली है 55.745, ठीक है। जब आप इससे इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, ओके। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए ये इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि
55,000 है, यहाँ 195 है, तो आप जीरो लगा के पॉइंट लगाइएगा, एक जीरो बढ़ाइएगा, 1950 हुआ, एक जीरो और आएगा तो एक जीरो और आएगा, 19,500 हुआ, अभी भी इससे कम है, एक जीरो और लगाएंगे तो जाकर के यहाँ हो जाएगा इतना। ठीक है, अब हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि अब भाग लग पाएगी इससे उसके लिए। ठीक है ना। अब 55 तियां यानी कि 5 तियां 15, लगभग 3 बार पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बार पड़ेगा, फिर 15, 4 और 5 पंजे 25, यानी कि 5 करीब पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्स चाई वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.035। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी आ गई, किसकी आ गई, ये चाई वी की, है ना, मोल प्रभाज। ठीक है, किसका मोल प्रभाज निकाला, ये विलय का। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमसे हेनरी का स्थिरांक पूछा था, तो हम यहां लिखेंगे हेनरी के नियम से। ठीक है, हेनरी के नियम से। अब देखिए हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है, के एच, ये हेनरी स्थिरांक होता है, क्योंकि हेनरी स्थिरांक उसी में आता है हेनरी के नियम में। तो हेनरी के स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, हमने बोला पी बी और अपॉन में चाई बी। ठीक है, मोल प्रभाज, यानी कि विलय का जो एसटीपी पर दाब है। ठीक है, विलय का जो एसटीपी या फिर, है ना, तो मानक जो ताप रहता है एसटीपी पर विलय का, और बटे में क्या रहेगा, मोल प्रभाज विलय का। तो एसटीपी पर इसकी वैल्यू को हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स है, यानी एसटीपी पर कितनी वैल्यू, एनटीपी बोले या फिर एसटीपी पर, तो होता है 0.987। ठीक है, इसका दाब याद रखना, एनटीपी या एसटीपी पर, मैं अगर लिख दे रहा हूं एनटीपी या एसटीपी के लिए। ठीक है, आपको यही मान लगाना है। और चाई वी अभी निकला 0.0035। ठीक है, ये निकला है। अब आप क्या करोगे, जब इससे आप इसको भाग लगाएंगे तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यहां एक ज्यादा है तो इसका मतलब एक जीरो आएगा। अब यहाँ 35 है तो 2 बार पड़ेगा लगभग में, 35 दूनी 70, कितना बचा 28, उधर हो गया 87। ठीक है, और 35 पंजे कर देंगे, तो 35 पंजे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 35 दूनी 70, चलो भाग लगा देते हैं, 35 98 70, 35 दूनी 70, 8 बचा 2, 7 उतार लिया और इसको मिटाता हूं। यहां हमारे पास क्या रहेगा 70, 287 हो गया। अब जो भाग लगेगा 35 अट्ठे 8 पंजे 40 और 8 3 24, यानी कि 8 बार पड़ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 3 24, 4 28, कितना बचा 7, और यहाँ जीरो रहता है तो 0 और 35 दूनी 70, यानी कि ये आएगा 82। ठीक है, इससे इसको काटने से तो जो हेनरी का स्थिरांक निकल के आया हमारे पास वो आया 282। ठीक है, यही क्या हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न, और वो है पाठनीति का 2.7। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 298 केल्विन पर, कह रहा है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.58 ATM दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी मात्रा में घोली गई है उसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो इन्होंने दिया है आप उसको नोट करिएगा। हमारे पास क्या दिया गया है, CO2। ठीक है बेटा, CO2 दे रखा है। किस में घोला जाता है इसको, जल में घोला जाता है, H2O में घोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, दो चीजें हमारे पास हैं, एक CO2 को जल में घोला जाता है। अब कह रहा है कि इन्होंने जो हेनरी का जो स्थिरांक दे रखा है, यानी कि KH, ठीक है, KH बराबर जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारी 1.67 गुणा 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 PA यानी कि पास्कल। ठीक है, अब दूसरी चीज इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने मेरे पास दे रखा है एटमॉस्फेयर दाब, सोडा जल का इन्होंने दाब दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है मुझे, हेनरी स्थिरांक 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल दे रखा है। अब हम इस पास्कल को क्या करेंगे, एटमी मतलब एटमॉस्फेयर में चेंज कर लेंगे। दाब मतलब पास्कल भी होता है और एटमॉस्फेयर इसका जो दाब होता है वो भी होता है। तो देखिए इसको क्या करना है, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 को आप डिवाइड कर दोगे, मतलब ATM में चेंज करने के लिए। तो ATM में चेंज करने के लिए आप डिवाइड करोगे 101,325। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका ATM में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहां से जब निकलेगा तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी तो वो एटमॉस्फेयर में निकल के आएगी। क्या उसने और कुछ दे रखा, कह रहा है सोडा जल है वो 2.5 ATM है। ठीक है, 2.5 ATM। अब देखिए इसने सोडा जल का मतलब बोल दिया कि CO2, जो CO2 है ना सोडा जल है, तो सोडा जल अब जैसे प्रेशर हो गया CO2 का, ठीक है, वो कितना दे रखा है इन्होंने 2.5 दे रखा। ठीक है, इतना दे रहा, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ CO2 है ना, कि कितने मोल कार्बन के इसके अंदर घोले गए हैं, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लग जाएगा, हेनरी का नियम लगेगा। अब इसके पहले हम उधर चलते हैं, जल की देख लेते हैं। तो जल कितना है हमारा, कह रहे हैं कि 500 ml सोडा जल है। तो यहां पर जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 500 ml। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राम में बात करूं तो ये W इजिकल टू कितना हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अगर मैं यहां जल से यहां से M निकाल दूं यानी कि अणुभार निकाल लूं तो कितना आता है 18, पिछले सवाल में भी हम कर चुके हैं। फिर हम अगर नंबर ऑफ यानी कि मोल है ना, नंबर मतलब जल के अगर मोल निकलते हैं तो निकालने पे कितने आएंगे इसके मोल, तो ये सूत्र क्या लगेगा W/M, और W की वैल्यू हमारी 500 और M की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइड करने से पॉइंट में आता है, सवाल और ज्यादा मतलब हार्ड हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्ट बनता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, या फिर चलो भाग लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ H2 यानी मोलों की संख्या अगर आती है तो इसको जब भाग करते हो तो देखिए 18 है, 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा। ठीक है, 14 बचेगा और 14 140 हो जाएगा, फिर 18 सत्ते 156, तो इसकी जो मात्रा आ जाएगी 2 18 7 यानी कि 27 पॉइंट और 78। ठीक है, जब इसको भाग लगाओगे, देखो भाग लगा के देख लेते हैं एक बार, यहाँ 18 लिखेंगे और 18 दूनी 36, 10 से 6 जाएगा 4, और इधर बचेगा हमारा 4 में से 3 जाएगा 14 और 140। ठीक है, 18 सत्ते कितना हो जाता है, ठीक है, 18 सत्ते 136, 18
दूनी 36, 140, 18 सत्ते 126, ठीक है। 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। यानी 14 बचा हुआ है, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, फिर 7 पड़ेगा, फिर 126 हो जाएगा, फिर 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 3 से 2 जाएगा, फिर 0 आएगा, 7 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 7 7 चलेगा, तो 7 को मतलब एक बार बढ़ा के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 8 कर सकते हो। तो ये आया हमारे पास H2O। चलिए, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम निकाल लेंगे, ये तो मोलों की संख्या होगी जल के, हमें क्या निकालना है, कार्बन मोलों की संख्या कार्बन की, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या की कितनी कार्बन इस जल के अंदर बोली गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेनरी का नियम लगाते हैं। चलो, हेनरी का नियम होगा क्या, देखिए यहां से हेनरी का नियम लगाते हैं तो यह बनेगा चाई, किसका निकाल रहे हैं हम, CO2 का। तो चाई CO2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर दाब ऑफ CO2 अपॉन नीचे जो आएगा वो आएगा हेनरी का स्थिरांक यानी कि KH। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू इसकी कितनी है, PCO2 की 2.5, और यहाँ जो हेनरी का स्थिरांक KH है उसकी जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1/6 इसके लिए, तो इसकी डिवाइड करके आप लिख लेना 1.6 और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 1.6 इंटू 1.64 648 इंटू 10 की पावर 3 ATM, ठीक है। इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू लगा दीजिए 1.648 इंटू 10 की घात अपन ऊपर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 3। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अभी डिवाइड कर दीजिए, चलिए कर देते हैं डिवाइड। 10 की घात 3 को तो आप ऊपर ही पहुंचा देंगे, बाद बाकी बचा क्या 2.5 अपॉन 1.648 और इंटू ऊपर आ गया 10 की घात हो गया -3। अब आप इससे इसको भाग लगाइए, यहां से पॉइंट 1 2 3 जीरो बढ़ेगा और 3 जीरो बढ़ाने के बाद में 16 एकम 16, तो यहां से जो चाई CO2 की वैल्यू निकलेगी वो 1 यानी एक बार पड़ेगा 16 एकम 16, फिर आगे चल के 80 16 पंजे 80 बन जाएगा, तो 1.52 इंटू 10 की पावर 3 माइनस में, ठीक है। ये इसमें बनेगा, ठीक है। तो कितना बना, इधर कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो बनेगा यानी कि चाई CO2 बराबर 1.52 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। यहां तक आ गई कहानी। दूसरी चीज यहाँ पे अब हम निकालेंगे, इधर भी हम क्या निकालेंगे, दोनों की तरफ से निकालेंगे CO2 की मात्रा यानी कि मोलंस या मोल प्रभात। तो यहां से भी अगर हम निकालते हैं तो ये दो पार्ट हैं, ठीक है। यहां से दोनों अलग अलग चल रहे हैं। यहां देखिएगा, यहां क्या आ जाएगा, चाई CO2 के यानी जल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहां जब निकलेगा यहां कितना बनेगा, देखिए यहां पर भी वही आएगा, क्या चीज, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलों की संख्या, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा NCO2 प्लस मोलों की संख्या जल की, ठीक है। तो यहां देखिए NCO2 कितना था, तो NCO2 तो है ही नहीं, यही तो निकालना है, तो NCO2 इधर निकालना है, जल के अंदर निकालना था, इधर तो इधर देखो जल के अंदर के NCO2 की मात्रा निकालनी है, तो NCO2 और प्लस H2O दोनों को देखें, ठीक है। दोनों को अगर देखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। NH2 कितना, देखिए इतना है हमारे पास
8 ये किसके इक्वल चल रहा है? ये चल रहा है XCO2 यानी चाई CO2 के इक्वल। ठीक है, ये समीकरण 1 दे सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको थोड़ा इसको समझ जाना, इसके यहाँ वाला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये और ये दोनों देखेंगे, ये इधर है और ये मतलब इस वाले का पार्ट जो है वो यहाँ है। ठीक है, चाई CO2 1.52 इंटू 10⁻³ यहाँ पे देखिएगा ये आया है। तो अब हम क्या करना है, दोनों का जो मोल प्रभाज है वो एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, बराबर रख देंगे। जैसे ही हम इसको बराबर रखेंगे तो हमारे पास कुछ क्या देखो ये होगा, यानी कि यहाँ पे आपका होगा NCO2 अपॉन 27.78 इक्वल में हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा NCO2 इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 27.78। ठीक है, तो नंबर ऑफ CO2 यानी मोलों की संख्या CO2 की कितनी आ जाएगी, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जब आप इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना, लंबा सवाल होगा, ज्यादा गुणा भाग है। तो इसकी मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर बनेगा वो आ जाएगा आपका 0.0422। ठीक है, यानी इतनी मात्रा घुली होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जल के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 की तरफ। चलिए देखिए 2.8 प्रश्न क्या कहता है, पाठ में 2.8 है हमारा प्रश्न। ये कह रहा है कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों एक A है और एक B है। ठीक है, शुद्ध द्रवों A और B 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A और B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 mmHg हैं। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने दो द्रव दे रखे हैं, पहला है हमारे पास A और दूसरा है बेटे B। ठीक है, एक A है और एक B है। अब इन्होंने जो पहले का वाष्प दाब दिया है यानी कि P0 A बराबर, और दूसरे का जो है वाष्प दाब है तो उसका हो जाएगा B है, तो यहां पर हो जाएगा PV0 बराबर। तो इन्होंने पहले का जो वाष्प दाब दे रखा वो 450 दे रखा है, दूसरे का जो वाष्प दाब दे रखा है वो कितना दे रखा है 700 mm 700। अच्छा ये भी mmHg होगा और ये भी mmHg होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए उन्होंने फिर क्या बोल दिया, कह रहा है 600 mmHg यानी कि ये तो कुल वाष्प दाब, कुल मतलब यानी कि टोटल। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं इन दोनों का टोटल जो वाष्प दाब है वो 600 mmHg है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब निकालेंगे इन दोनों का। तो यहां नोट करेंगे यानी कि PT बराबर क्या हो जाएगा PA0 चाई A प्लस PV0 चाई B। ठीक है, यहां से अगर मैं PT बराबर PA0 चाई A तो दूसरे का क्या बन जाएगा यानी कि चाई B, जैसे एक को घटा दूं, जैसे ये है हमारा संगठन मिश्रण का संगठन और साथ ही वाष्प प्रावस्था संगठन दोनों ज्ञात करवा रहा है। तो यहां क्या बनेगा, यहां देखिएगा P है तो PV0 चाई B यानी कि एक को घटा देंगे तो दूसरे का बचेगा,
तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस चाई ए। ठीक है, अब देखो यहाँ जो पीटी है अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट चाई ए प्लस इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो पी बी नॉट और माइनस में क्या बन जाएगा पी वी नॉट चाई ए। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए यहां से पी टी बराबर पी ए नॉट चाई ए प्लस, अच्छा इसको इधर खींच लेते हैं ना माइनस वाले को, पी बी नॉट चाई ए और इधर कर दिया हमने पी बी नॉट। ठीक है, जैसे इधर करेंगे तो यहां देखिए क्या बनेगा, यहां से चाई ए ले लेंगे आप कॉमन। ठीक है, चाई ए कॉमन आएगा तो यहां बचा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और प्लस पी बी नॉट। ठीक है, अब यहां से अगर मैं चाई ए निकालूं, चाई अगर ए निकाल दूं तो चाई ए बराबर ये प्लस का है, ये यानी कि ये इसके गुणा में है पूरा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी टी माइनस पी बी नॉट बटे में क्या आएगा, चाहिए निकल जाएगा, चाहिए के गुणा में रहा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, ये बचा मेरे पास। अब यहां से चाई ए, ठीक है, तो चाई ए बराबर पी टी कितना है हमारे पास 600 माइनस पी बी, पी बी कितना है हमारे पास 700। ठीक है, देखो यहां जो दे रखा है इन्होंने पी टी, चाहे इसको हाँ पी टी लिख लेते हैं, कुल है ना कुल दाब है इसका, तो पी टी हो गया, तो पी टी हो गया 600, ये हो गया 700। नीचे आते हैं, पी ए बराबर कितना है 450 माइनस उसका भी कितना दे रखा है इन्होंने 700। ठीक है, दोनों का कितना कितना हो गया 700। अब ऊपर से जब घटाओगे तो यहां बचा माइनस का 100 और यहां जब घटाओगे तो यहां बचेगा माइनस का 250, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, देखता है ध्यान से देखियो, यानी कि चाई ए, ठीक है, और यहां से 250 से आप एक जीरो से एक जीरो काट दो पहले, जब इसको भाग लगाओगे तो 25 0.10 आ जाएगा और 25 चौका 100, यानी चाई ए की वैल्यू आई 0.4। ठीक है, तो यहीं से बेटा चाई बी भी निकल जाएगा, तो चाई बी बराबर देखिए हमने क्या माना था 1 माइनस चाई ए, तो चाई वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4। जब आप 1 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.96 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.96। ठीक है, घटाना आता है ना, तो 1 में से अगर मैं माइनस करता हूं कितना 0.4, तो यहां क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, इधर कितना रह जाएगा 0.6 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.6। ठीक है, तो चाई भी हमारे पास कितना आ गया 0.6 आ गया। चलिए अब हम दूसरी चीज इसने पूछी थी, वाष्प अवस्था में संगठन। पहला जो हमारा निकला है वो निकला है द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात करना था। ठीक है, तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात तो ये हो गया। अब दूसरी बार जो कह रहे हैं ये, वो क्या कह रहे हैं देखिएगा, ये इतना हो गया ऊपर का। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न बोला है इन्होंने, कह रहा है कि वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में
संघटन ज्ञात करिए। ठीक है, फिर से क्या करना है, मुझे ए लेना है, एक बी लेना है। फिर देखिए पी ए इज इक्वल टू होता क्या है, एक सूत्र होता है पी ए नॉट चाई ए। ठीक है, इधर सूत्र लगेगा आपका पी वी बराबर पी वी नॉट चाई बी। सारे मान है हमारे पास, तो पी ए बराबर पी ए नॉट, देखिए पी ए नॉट की वैल्यू है 450। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे 450। चाई ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0.4, तो यहाँ लिखेंगे 0.4। सेम तरीका इधर करेंगे, पीवी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 700 गुणा चाई वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.6, तो यहाँ लगाएंगे 0.6। जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 0 4 पंजे 20 4 चौक 16 2 18, एक के बाद पॉइंट है यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, कितना बना 180। अब ये पास्कल मतलब दाब था, तो दाब हमारा mmHg में था, यहाँ भी mmHg लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई 0 0 7 42, एक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पीबी बराबर कितना आया, ये भी mmHg में आया। ठीक है, कुल हमारे पास दाब इन दोनों का कितना था, कुल दाब है पीटी बराबर 600, पीटी बराबर 600 है mmHg। ठीक है, mmHg हो गया। चलिए अब यहां से मैं निकाल रहा बाई ए बराबर, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है वाई ए, देखिए बाई और ए यानी कि इसको मान लेते हैं ना, वाष्प अवस्था में संगठन है तो वाई का मानते हैं, यानी कि उसको ए का मान लेते हैं, उसको वाई बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे वाई ए के लिए निकाल रहे हैं ना, तो वाई ए हो गया, इसको हम बी है तो वाई बी मान लेंगे। तो वाई ए जब निकालोगे तो यहाँ आएगा ए है ना, तो पी ए और अपॉन में आएगा पी टी। ठीक है, अब अगर आप यहां से निकाल रहे हो बाई वी के लिए तो यहाँ आएगा पी बी और अपॉन में आएगा पी टी। तो देखिए पी ए की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 180, ये पॉइंट है, तो 180 और पी टी की वैल्यू है हमारे पास 600। सेम तरीके से इधर क्या हो जाएगा, बाई वी बराबर पी वी की वैल्यू आई है 420 बटे में 600, दोनों की वैल्यू लगाई, इससे इसको काटो, इससे इसके काटो, 6 18 हो गया। ठीक है, पॉइंट आएगा 0, मतलब 18 है तो 18 को आप जैसे ही 60 से भाग लगाओगे तो पॉइंट एक 0 और 6 18 यानी कि 0.3, तो वाई ए बराबर जो वैल्यू आई है 0.3 आई है। इसी तरीके से जब यहाँ भाग लगाओगे तो 42 है वहां पे, तो 6 7 यानी 6 7 42 यानी 0.7, तो वाई वी बराबर जो आएगी वो 0.7 आएगी। तो इसके दोनों आंसर ये आ गए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा ठीक है देख लें, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 की तरफ। चलिए देखते हैं हम अपना 2.9 प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 जल में 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके अपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। ध्यान से समझना, क्या बोला है कि वाष्प दाब यानी शुद्ध जल है, और शुद्ध जल यानी 23.8 mmHg इसका वाष्प दाब है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया को घोला जा रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने दिया है 23.8 mmHg, यानी कि इन्होंने आपको प्रेशर दे दिया, कहने का मतलब दाब दे दिया 23.8, ठीक है, mmHg नोट कर लिया। फिर कह रहे हैं 850 ग्राम जल में, यानी कि द्रव्यमान भी दे दिया, कितना दे दिया 850 ग्राम, ठीक है। फिर बोला है कि NH3 NH2CO NH2 यूरिया है उसको घोला गया है,
और इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं उसके अपेक्षित अपनमन का परकलन कीजिए। तो देखो इसने 50 ग्राम 850 ग्राम है और 50 ग्राम यूरिया बोला है, तो ये स्मॉल w मान लेते हैं, 50 ग्राम यूरिया है। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सब कुछ दे रखा, या फिर आप उसको वैसे ही कर लें। चलो वैसे ही करते हैं, यानी कि यहाँ लिखते हैं हम H2O और इधर हम लिखते हैं यूरिया, जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। इन्होंने जल का जो दे रखा है दाब, वो दे रखा है 23.8 mmHg, ठीक है। इसका जो वेट दे रखा है इसको हम मानते हैं V और इसको हम मानते हैं A, ठीक है। तो यहां हमारे पास ये क्या है, ये PV बराबर है और यहां इसका जो मात्रा दी है, कितनी मात्रा है, 850 ग्राम जल है। तो यहां हो जाएगा आपका WV बराबर 850 ग्राम, ठीक है। अच्छा इसको A मानना है क्योंकि ये विलय है, विलायक है ना, तो इसको A मानना है, इसको B मानना है। तो यहाँ पर A कर लीजिए, यहाँ पे आप भी A कर लीजिए, ठीक है। कितने ग्राम ये दिया, इसमें देखते हैं इसमें कितना मात्रा दी है यूरिया की, तो ये हो जाएगा आपका WB बराबर 50 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज इसका अणुभार निकाल दीजिए, तो अणुभार इसका आता है 60, ठीक है, ध्यान रखना है। जल का अणुभार कितना होता है 18, ठीक है। ये हो गया, यानी कि यहाँ पे आप MA लिख सकते हो, यहाँ आप MB लिख सकते हो। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है वाष्प दाब, यानी कि विलयन के लिए जल के वाष्प दाब की। तो जल के वाष्प दाब और इसके अपेक्षित अपनमन की। तो देखो एक तो ज्ञात करना है P माइनस PS अपॉन P बराबर, ठीक है। दूसरा हमें खाली निकालना है PS बराबर, राउल्ट के नियम में आता है ये सब, किस में आता है, राउल्ट के नियम में। तो यहां लिख दोगे राउल्ट के नियम से। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, नियम वो कहता है P माइनस PS, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, P माइनस PS अपॉन P बराबर WV अपॉन MB, और बटे में इसके क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बटे ऐसे लगा रहा हूं। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा WA बटे MA, ठीक है, WA बटे MA। चलिए सबकी वैल्यू लगा दीजिए। वैल्यू क्या क्या दे रखी इन्होंने, देखो WB 50 ग्राम लगा दो, WB 50 ग्राम, MB 60 लगा लिया, बटे में WA 850 लगा दिया, MA 18 लगा दिया। इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो। ये किसके बराबर चल रहा है, P माइनस PS बटे P के बराबर, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए जैसे ही इसकी, चलो इसको लिख ही देते हैं साथ साथ, P माइनस PS अपॉन P बराबर हो गया। यहां पर P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू क्या करेंगे, 18 पंजे ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ आएगा। तो यहां हो जाएगा आपका, इधर क्या दे रखा देखो 50 गुणा 18, 50 गुणा 18 बटे में क्या आ जाएगा 60 गुणा 850, 60 गुणा 850, ठीक है। अब ये देखिए कटेगा, 0 से 0 काटो, ठीक है, और 6 से काट दें, 6 तियां 18, 6 एकम 6 कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35,
ठीक है, ये भी कट गया। तो नीचे हमारे पास जो बचा, कितना बचा है, P माइनस पी एस अपॉन P बराबर ऊपर हुआ 3 बटे में रह गया 170। ठीक है, क्या करेंगे, 170 से इसकी भाग लगा देंगे, P माइनस पी एस बटे P, 170 से इसको भाग लगा के देखें तो कितना आएगा, 0.00, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 300, 17 दूनी कितना होता है, 34 हो गया, तो 17 एकम 17 पड़ जाएगा, यानी 170, 0 10 से 7 जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा 1, 130 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा 1300। कितना बार पड़ जाएगा, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते आ जाएगा 119। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया 0.017, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कह रहा, दूसरा हमसे कह रहा है कि अवनमन का परकलन कीजिए, यानी कि पीएस निकालना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो वैल्यू आई है हमारे पास P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू 0.017। ठीक है, यहाँ P, अब जो P दे रखा है इन्होंने हमारा, ऊपर देखिए P A बराबर कितना दे रखा है, P माइनस पी एस होता है, तो ये खाली आप P मान सकते हो या पी ए, तो यहाँ पे पी ए माइनस पी एस कर लो, पी ए माइनस पी एस। ठीक है, तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है हमारे पास 23.8 माइनस पी एस, तो यहाँ पर भी पी ए आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको P मानो। ठीक, ऐसे ध्यान रखो। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, 23.8 आएगा बराबर 0.017 आएगा। जैसे ही आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं कुछ हमारे पास बनेगा, 23.8 माइनस पी एस बराबर 0.017 और इसकी गुणा हो जाएगी 23.8 इधर आके। तो यहां से जब आप निकालोगे तो पहले तो उसको घटा दीजिए उसमें से, मतलब गुणा कर दीजिए, घटाना नहीं है गुणा करना है। जब आप इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो मल्टीप्लाई आती है वो 0.41888 ये आती है। ठीक है, अच्छा यहां से जैसे ही आप माइनस पी एस निकालोगे तो यहाँ 0.4188 माइनस हो जाएगा 23.8 माइनस पी एस बराबर, जब आप निकालोगे इसमें से इसको घटाओगे तो यहां जो आंसर बनेगा 23 है ना, इधर 8 है, यानी कि 23.38 बनेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और पी एस बराबर आएगा वो 23.38 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका आंसर आ गया। अब ध्यान रखना दाब है तो mmHg। ठीक है, mmHg ये आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, आई होप ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा प्रश्न कौन सा था, 2.9। ठीक है, पाठनीत। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10। कह रहा है कि 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए, यानी कि ये उबलना शुरू हो जाए। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या दे रखा, इन्होंने जो टेम्परेचर दे रखा है सबसे पहले 99.63 डिग्री, तो T बराबर 99.63 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि जो जल की मात्रा है वो 500 ग्राम है, तो जल बराबर कितना हो गया, 500 ग्राम। ठीक है, जल कितना हो गया, 500 ग्राम दे दिया। फिर कह रहे हैं कि कितना सुक्रोज मिलाया जाए, सुक्रोज मतलब स्मॉल w मान लेते हैं, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सुक्रोज दिया, तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, पहले वो ध्यान दो,
12H22O11। ठीक है, ये सुक्रोज का क्या है, फॉर्मूला है। दूसरी चीज, इसका अगर आप अणुभार निकालते हो, सुक्रोज का ये अणुभार है मान लो इसका, तो अणुभार निकाल देते हैं, यानी M इसका कितना आएगा, 342 आएगा। निकाल के देखना, 12 कार्बन है, कार्बन 12 है, तो 12 इसका होता है 144 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और इसका 16 मतलब 8, 16 की 11 से गुणा करने, यानी टोटल जोड़ देंगे 342 हो जाएगा। चलो हम इसका निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से जो M निकालोगे, कार्बन है 12, तो 12 कार्बन, एक कार्बन का होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन है 22, और 22 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है 11, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ हो जाएगा 12 12 144 प्लस 22 एकम 22 प्लस 11 छंग 66, 11 एकम 11, 11 और 6 17। सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 12 का 2, 7 2 9, 9 4 13 और एक 14 का 4, 1 और एक 2 और एक हासिल का 3, यानी 342 इसका अणुभार आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा है कि इसका हो जाए, यानी कि वो TS, ठीक है, कि क्वथनांक इनका, इसका क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए, यानी कि उबलना शुरू हो जाए। तो यहाँ जो TS की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, वो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। अब देखिए KB, तो यहां से TS, चलो ठीक है, तो TS हमारा कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर एक KB, और KB का जो मान होता है वो 0.52 किलोग्राम, यानी कैलोरी किलोग्राम। ठीक है, मोल इनवर्स, ये इसका मान होता है KB का, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, हाँ, इसको याद रखना है डायरेक्ट। अब देखिए डेल्टा T, ये क्या है, जो ताप परिवर्तन होता है, तो TS माइनस T, हमारे पास TS की वैल्यू है 100, T की वैल्यू है 99.63। ठीक है, लगा दिया, हमारे पास डेल्टा T की जो वैल्यू निकल के आएगी, 100 में से 99.63 माइनस कर दोगे, तो ये जब बचेगा हमारे पास 0.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब आप इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में भी क्या रहेगा, यही रहेगा, 37 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 0.37 केल्विन। तो ये केल्विन और ये डिग्री में, ठीक है, दोनों का ही क्या होता है, मान बराबर होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 37 केल्विन दोनों आपस में बराबर होते हैं इतने। तो यहां से अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M बराबर, सुक्रोज कितना मिलाया जाए, तो यानी कि W निकालना है। तो M बराबर एक सूत्र होता है, और M बराबर सूत्र क्या है, 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w, और बटे में यहां आएगा आपका डेल्टा T और इंटू कैपिटल W, ये सूत्र होता है। चलिए सारे मान लगाते हैं। यहां से आप क्या निकालोगे, W चाहे तो बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही आप W बाहर निकालेगो, ये वाला, तो इसके गुणा में तो आएगा ये, तो बराबर में क्या रहेगा, बराबर में हो जाएगा M गुणा डेल्टा T और गुणा कैपिटल W। ठीक है, बटे में क्या चला जाएगा, 100 इंटू 1000 है ना, 1000 इंटू KB। ठीक है, ये हो गया आपका अपॉन में। चलो सारे के सारे मान लगा दीजिए। स्मॉल m की वैल्यू देखिए कहाँ है, ये रही। ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 342, तो 342 लगा दिया। डेल्टा T देखिएगा कितना है, 37 केल्विन में। ठीक है, किस में लगेगा,
केल्विन में, तो 0.37 है, 0.37 लगा दिया। फिर कह रहा है स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू है ये, ठीक है, कैपिटल डब्लू। यहां से कैपिटल डब्लू देखिएगा कितना है हमारे पास, 500 ग्राम, तो यहां लगा देंगे हम 500 ग्राम। नीचे आ जाओ, 1000 इंटू केबी, केबी की वैल्यू देखें 0.52, तो केबी की वैल्यू हो गई 0.52, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 2 जीरो से 2, 171, 2 एकम 9, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको काटेंगे, अब भाग लगाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 121.67 ग्राम। चलिए देखते हैं अपना 2.11 क्या कहता है प्रश्न। हमारा प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। यानी कि KF बराबर इन्होंने दे रखा 3.9 कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। इन्होंने देखो क्या दिया, इन्होंने दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या दे रखा है इन्होंने, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका जो फार्मूला है इन्होंने खुद दे रखा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है, C6 है, H8 है और O6 है, ठीक है। निकलवा रहे हैं क्या चीज, द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, यानी कि स्मॉल w बराबर ज्ञात करना है। और इसने स्कॉर्बिक का, चलो हम इसका क्या निकालते हैं, अणुभार निकाल देते हैं। m बराबर निकालेंगे तो 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 अणुभार होता है, द्रव्यमान होता है, परमाणु भार 12, और 6 की 12 से गुणा, और यहां आएगा प्लस। H कितना है, 8 है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 1 हुआ, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। जरा गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 8 एकम 8, 16 छक कितना हो जाएगा, 16 छंग 6 छंग 36, 6 एकम 6 और 3 9, ठीक है, 96। जब आप इसको ऐड करेंगे 8 6 14, 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 9 और 7 16 और 1 17, यानी 176 आएगा। दूसरी बार इन्होंने क्या बोला इसके अंदर, कह रहा 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर, यानी 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में इसको घोला जाता है, तो इसका मतलब स्मॉल की जगह पे हम कैपिटल W ले लेंगे। वो कितना घोला गया है, 75 ग्राम, ठीक है। कह रहे हैं उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या कर दी जाए, कमी, तो डेल्टा टी इन्होंने दे रखा है, यानी हिमांक में कमी डेल्टा टी होती है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस इन्होंने दे रखा है। फिर इन्होंने KF भी दे रखा है, KF कितना दिया है इन्होंने दिया है 3.9 कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल, यानी कि इनवर्स मोल लिख सकते हो। चलिए सूत्र हमारा वही रहेगा, m बराबर 1000 गुणा KF इंटू स्मॉल w वटे में डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। हमें स्मॉल w बाहर निकालना है, तो स्मॉल w जैसे ही निकालोगे हो जाएगा m इंटू डेल्टा टी कैपिटल W बटे में आएगा 1000 इंटू KF, और ठीक है इतना आएगा। चलिए सब वैल्यू लगा दिए, लगा देते हैं वैल्यू। W बराबर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू फटाफट नोट करो 176 गुणा डेल्टा टी की वैल्यू है 1.5 लगा दी। फिर कह रहा है W बताओ, कैपिटल W कहाँ है, देखो ये रहा 75, तो लगा देंगे 75 75 बटे में है 1000, तो यहाँ पे 1000 इंटू KF की वैल्यू हमारे पास है 3.9, तो यहाँ लगाएंगे 3.9, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटो, 25 चौका 100 यानी 40 आया, 25 तिया 75 3 आया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9 13 आया, ठीक है।
ऊपर क्या बचा हमारे पास, बचा 176 इंटू 15 और बचा नीचे के 40 इंटू 13। और छोटा करोगे तो ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 तियां 15। गलत हो गया, एक बार चेक करते हैं। 25 तियां 75, 25 चौका 100, 40 हुआ। फिर हमने काटा है 176 को, तो 4 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दाई 40 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तियां 15, ऊपर हो गया 11 गुणा 3 बटा 13, 11 तियां 33 बटा 13। गलत हो रहा है, तो इसमें फिर से लगाते हैं 176 गुणा 1.5 गुणा 75 बटे में आएगा 1000 इंटू 3.9, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर होगा 5.08 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ग्राम में। तो ये आंसर आपका आएगा, इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में करा दिया, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2.12। देखिए 2.12 कह रहा है 185, 1,85,000 है ना, 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। सबसे पहले इन्होंने दे रखा m बराबर 1,85,000, ठीक है, यानी 1,85,000। फिर इन्होंने W बराबर कितना दे रखा है 1 ग्राम। T बराबर की बात करें, इन्होंने T दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आप जानते हो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लो। 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। B बराबर इन्होंने कहा है 450 ml में, ठीक है, ml में, और ml में ना लेकर के इसको लीटर में लगाया जाता है। तो 450 को हम भाग करेंगे 1000 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में, ठीक है, लीटर में चेंज हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पास्कल यानी कि P, ठीक है, जो हमसे पूछ रहा है परासरण दाब पूछ रहा है वो पास्कल में पूछ रहा है, यानी कि PA ज्ञात करना है। चलो देखिए, और एक यहाँ पे R याद रखना है, स्थानांक जो होता है वो 8.314 होता है इंटू 10⁻³ पास्कल होता है, ठीक है। लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसका ये मात्रक होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक समीकरण था Pb बराबर nRT, ठीक, Pb बराबर nRT एक सूत्र होता है। तो Pb बराबर n की जगह पे हम मोलों की संख्या W/m लिख सकते हैं और यहाँ पे RT लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं
P बराबर निकाल दूं तो B चला जाएगा इसके गुणा में, यानी कि WRT और बटे में M क्या आ जाएगा, MB। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखें क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लगा दो, यानी कि P बराबर W की वैल्यू कितनी है 1 लगा दी, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे 8.314, 8.314 गुणा 10 की घात 3 लगा दी। फिर क्या बचा हमारे पास T, अब T की वैल्यू देखो 310 है, तो यहां लगा दिया 310। ठीक है, बटे में नीचे क्या है M इंटू बी, तो M हमारे पास क्या है 1,85,000 है, तो नीचे लगाएंगे 1,85,000 हो गया। फिर और क्या दे रखा है इन्होंने, नीचे हमारा आ रहा है B, तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 450 बटे 1,000। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा, इसको आप ऊपर ले जाएं, इसके बटे 1 मानेंगे, इसको आप यहां ले जाएंगे ऊपर सबसे, तो 1 इंटू 8.314 इंटू 10 की घात 3 गुणा 310। यहां से इसके 3 जीरो यहीं काट दीजिए। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, बचा कितना 1, तो यहां रह गया 185 गुणा 450। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो P बराबर वैल्यू आएगी वो आएगी 30.96 PA यानी कि पास्कल। ठीक है, ये आंसर आएंगे आपके। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो नंबर 2 भी बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। एक बार अगर समझ में नहीं आया, थोड़े टफ तो लगते हैं, बट जब इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लेंगे ना, एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं करा चुका हूं शुरुआत न्यूमेरिकल सीरीज की। ठीक है, कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही था, तो अब से कंटिन्यू आपकी क्लास ये होने वाली है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपको यहां से कराऊंगा। तो आज हमने जितने भी बिलियन चैप्टर के पाठ निहित प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। तो कल हम चलेंगे अपनी अभ्यास वाली जो प्रश्न रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे, आंकिक प्रश्न रहेंगे, उनको देखेंगे, और कल की वीडियो नंबर 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,